बच्चे डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स आज हमारा टॉपिक है। पिछली बार अभी जो एग्जाम चल रहा था दिसंबर वाला, उसमें ये इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल अभी तक 1978 चल रहा था। अभी नया आया है, 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर्स रूल 2024। ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। अदरवाइज अभी तक ये रूल चल रहा था, डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स 1978। तो कोर्स में क्या पूछेगा, रूल नया पूछेगा पुराना पूछेगा, ऑलमोस्ट इसी का रेट वगैरह चेंज हुआ है और कुछ रूल्स में कमी कट कर दिया गया जो एब्सोल्यूट हो गए थे, बस इतना ही चेंजेज है। तो पहले आप देख लो जो ऑलराउंडर्स के नोट्स में दिया गया है, डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर्स रूल ये वाला। इसमें ये रूल कब इफेक्ट में आया था, 78 वाला, ये 1 अगस्त 1978 को आया है। और जो 2024 वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, वो इफेक्ट कब से आया है, 1 अप्रैल 2024 से। ये अप्रैल से शुरू हुआ है और ये अगस्त में शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1 अप्रैल, ठीक है बच्चे। पुराना होगा अगस्त में ले जाना है, आपसे पूछता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर इनका फेवरेट होता है, या तो गार का पूछ ले कि गार कब इफेक्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1990 को हुआ था, या रिसीट एंड पेमेंट कब से हुआ था, तो 1 जून 2000 1983 को हुआ था, ऐसे। या कभी इसको पूछ दे फिनेंशियल पावर रूल्स कब से इशू हुआ था। कुछ भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे जो आपका विद इफेक्ट फ्रॉम डेट से पूछता है। तो आप सभी जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें जिसमें दिया है कि भाई कितने तारीख से ये हुआ है, तो उसकी एक अलग लिस्टिंग बना के और अलग से याद कर लो। ये क्वेश्चन तो आपका रेडीमेड टाइप, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लग सकता है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तो याद करने वाला क्वेश्चन में ये 1 अगस्त 1978 को, इसमें कितने रूल्स हैं, जो 78 वाला था इसमें 26 रूल है, और जो नया वाला जो है इसमें 21 रूल है। कुछ रूल्स जो सीक्वेंस में है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में नए और पुराने में दोनों में है। जैसे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि जो प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है, या फिर आपका रीअप्रोप्रिएशन जो होता है, वो कौन से डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल्स में है। पहले तो आप समझ सकते हो कि ये डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल बना क्यों होगा। डेलीगेशन का मतलब होता है, देखो, सारा पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है ना। भाई कोई भी आपको फॉर्म बनाना है, कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू करना है, तो सारा का सारा पावर किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनके पास फॉर्म बनाने का पावर 150 में दिया गया है। ये संविधान के से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही जो कंटीजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट है, उसके लिए ये 283 नंबर रूल का सहारा लेके बोलते हैं कि आप पैसे खर्च मत करो, करोगे तो पहले ये 114 नंबर या 115 नंबर या 116 नंबर के हिसाब से। एक्चुअली में तो बोलते हैं कि कुछ ऐसे इमरजेंसी गेट को छोड़ो, तुम डायरेक्ट एक एक्ट ही मेरे से पास करा लो, तब पैसे खर्च करो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वो कहाँ से लिखा है, 283 में लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रेसिडेंट के पास ही हैं। उसमें कहा जाता है कि जब सारा कुछ प्रेसिडेंट ही रखेंगे तो देश तो चलेगा नहीं, और पैसे के बिना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सारा दुनिया जैसे ब्लड शरीर में जरूरत है, उसी तरह सभी के लिए पैसे की जरूरत है, फिनांस की जरूरत है। चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो भक्ति की संस्था हो, चाहे शक्ति की संस्था हो, चाहे कहीं भी, जीने में भी पैसा चाहिए, मरने में भी पैसा चाहिए। कोई मर जाए, उसको क्रिमेशन करने के लिए भी पैसा चाहिए, नहीं तो बिना पैसे क्रिमेशन भी नहीं होगा जबकि वो मर चुका है। यानी ये रीढ़ की हड्डी है, ये ब्लड है। शरीर में सब कुछ होने के बावजूद भी ब्लड ना हो तो आदमी नहीं चल सकता। उसी तरह देश में कितना भी मोरल हाई हो, कुछ भी परिस्थिति हो, पैसा तो चाहिए। तो पैसा किसके पास रखा हुआ है और कितना पैसा खर्च करने का उसके पास पावर है, वही पावर डेलीगेट किया गया है। डेलीगेट मतलब एक आदमी ने अपने पावर को दूसरे को दे दिया है, दूसरे आदमी ने तीसरे को दिया है। जैसे दादाजी ने बोला है कि उसके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, वो पैसा खर्च करेंगे, घर के मालिक
इतना काम तक के लिए वो रहेंगे। उसके बाद से वो उन्होंने बोला है कि मेरी मिसेज इतना घर का खर्चा चलाएंगे, फिर बोला बड़ा भाई चलाएगा, छोटे भाई को उसमें से अपना कुछ पैसा देगा, वो अपना पॉकेट खर्च चलाएगा। यानी पावर को, पैसे के पावर को डेलीगेट किया गया, और कोई भी पावर डेलीगेट नहीं किया गया। वो किसके पास है? राष्ट्रपति ने कहा भाई पैसे का पावर मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं, अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के पास पावर रहेगा, फिनांस मिनिस्ट्री के पास। तुम रोज रोज की चाबी लेने से अच्छा है कि सासू माँ ने बोला ये बड़ी बहू के पास ही चाबी रहेगा, यही सारा खर्चा देखेगी, मैं संन्यास ले रही हूँ, पैसा मैं टच नहीं करने वाली हूँ। तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया भाई पैसा मैं नहीं टच करने वाला हूँ, कुछ कागज वगज बनवाना होगा मेरे से बनवा लेना, बाकी पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के पास रहेगा, यही जोड़ेगी घटाएगी, यही सारा बजट बनाएगी, सारा कुछ इसी के पास। तो बोलते हैं कि जो शक्तियां किसी के पास नहीं है, मतलब नहीं दी गई हैं, जैसे बोलते हैं ना प्रधानमंत्री के पास ही सारा मंत्रिमंडल होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए अपने अधीनस्थ दूसरे मंत्रियों को भी बोलते हैं कि आपको ये डिफेंस का मिनिस्ट्री दे दिया हूँ, आपको रेलवे का दे दिया हूँ, आपको होम का दे दिया हूँ, फॉरेन का किसी को दे दिया हूँ। मान लो फॉरेन को किसी को नहीं दिया है तो वो शक्ति फिर प्रधानमंत्री के पास ही है। उसी तरह कह रहा है कि कोई भी पावर यदि किसी को डेलीगेट नहीं किया गया है तो वो किसके पास रहेगा? वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के पास। इसको बोलते हैं रिजिडरी फिनेंशियल पावर। रिजिडरी मतलब सब कुछ जो नहीं है तो कहाँ पे निहित है, तो रेस्ट किसके पास है? रेस्ट वो फिनांस मिनिस्ट्री। यही क्वेश्चन आता है। जैसे कल हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना कि जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो अपना डिटेल्ड जो ग्रांट होती हैं, डिटेल्ड का ग्रांट, वो सारी अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज अपना पेश करती हैं, अपना डिटेल्ड बजट। लेकिन जो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, जिनका कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है या उनकी अमाउंट ही बहुत छोटी होती है, जैसे आपका आपका डिपार्टमेंट है आई एंड एडी डिपार्टमेंट। आई एंड एडी डिपार्टमेंट किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं करता है, किसी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करता है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, भले ही सेना के चीफ हैं, लेकिन सेना के चीफ किसके अंडर में काम कर रहे हैं? मतलब अंडर में काम करने की बात नहीं है, पैसा उनके पास कैसे आ रहा है, कौन मिनिस्ट्री उनको ले जाके जब बजट बनता होगा तो कौन डिटेल उनका ग्रांट के बारे में डिस्कस करता होगा? तो सेना के चीफ थोड़े जाएंगे वहां पे, डिफेंस मिनिस्टर उस डिटेल बजट को पेश करते हैं। लेकिन आईएनडीडी में तो है ही नहीं कोई मिनिस्ट्री, तो फिर वो कहाँ से उसका करता होगा? तो यही रिजिडरी पावर है, जब छोटे छोटे डिपार्टमेंट या कोई ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी मिनिस्ट्री जिसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताया भी था कि आया था एक बार कि भाई ऐसा डिपार्टमेंट या छोटे डिपार्टमेंट या लोकसभा राज्यसभा, इनकी कोई मिनिस्टर्स तो होते नहीं है, तो इनका फिर खर्चा कौन पेश करता होगा? क्योंकि दुनिया भारत में कोई भी ऐसा सरकारी मशीनरी नहीं है जिसका कौन पेश करता होगा। और प्रेसिडेंट के खर्चे को कौन पेश करता होगा? वाइस प्रेसिडेंट के खर्चे को कौन, उनके ऑफिस का या किसी भी डिपार्टमेंट का, जुडिशरी का कौन सा मिनिस्ट्री है? यदि किसकी मिनिस्ट्री, किसी का डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है तो सारा कुछ दिया गया है फिनांस मिनिस्ट्री को कि आप ही डिटेल्ड भी पेश करोगे और आप ही मेन भी। मेन तो सभी का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ही करता है, लेकिन मेन के बाद डिटेल में बात जाननी हो तो डिटेल वाला तो वही बताएगा जो उस डिपार्टमेंट का, उस जो जो मिनिस्ट्री होगी उसका जो हेड होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो ही करेंगे। लेकिन जिसका नहीं है तो रिजिडरी पावर हो गई। रिजिडरी पावर किसके पास है? फिनांस मिनिस्ट्री के पास है। वही कह रहा है यहाँ पे भी कि पैसा डेलीगेट नहीं किया गया पावर को, या फिर ऐसा कहा गया कि भाई इतने अमाउंट तक तो आप पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ा अमाउंट है तो कहाँ जाओगे? तो सारा का सारा यहीं पे आके जंक्शन बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के पास। उसको ही बोलते हैं कि रूल नंबर जो 5 है, 78 वाले रूल की बात कर रहा हूँ बच्चे, हालांकि 2024 में भी यहीं पे है। आप एक बार 2024 भी खोल के देख लो और आप कंपैरिजन भी कर लेना। ये तो 2000 1978 वाला है, ये मैं 2024 वाला खोल रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लो बच्चे, दोनों एक ही है। आप सोचोगे, क्वेश्चन करोगे कोई बच्चा कि सर मैं 2024 पढ़ूं कि मैं 1978 पढ़ूं, तो ये कह ही रहा है बच्चे कि हम 1978 को पावर को, हम इसका जो प्रेडिसिसर्स था, वो पुराना जो था वो था 1978, अब मैं इसको बना दिया हूँ 2024।
ये बोल रहा है ना, मैं नहीं बनाया हूँ। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिनांस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में बैठते हैं, उन्होंने इसको बनाया है कि भैया अब 2024 वाला शुरू होगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का, कि सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबको खर्चा करने का पावर, किस आदमी के पास कितना हजार कितना लाख, किसके पास कितना खर्चा करने का पावर होगा, वो मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, इस किताब में लिख के बता दिया हूँ, ये बोल रहे हैं। और इसके बाद कोई रेट अपडेट होगा तो उसको अलग से रेट, रिवाइज्ड रेट इशू करेंगे। तो जो 5वां नंबर पावर है, एक्सपेंडिचर कंडीशंस ऑन पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, वो आपका जो पुराना जो 1978 वाला है उसमें यहीं पे रेजिडरी पावर है, 5वें नंबर पे रूल पे। लेकिन 2024 में ये 6ठे नंबर रेजिडरी पावर में आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना एक दूसरे से। टोटल ये 21 ही रूल इसमें है रिपील एंड सेविंग करके, लेकिन जो 8 नंबर और 10 नंबर जो बताया दोनों में एक ही जगह पे है, चाहे 1978 वाला पढ़ लो और चाहे 2024 वाला पढ़ लो। ये मैं 2024 खोला हूँ बच्चे, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। 2024 में भी प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन एंड री अप्रोप्रिएशन, ये दोनों अपने उसी स्थान पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन? प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब कि जहां पे आपने जो 6 टायर सिस्टम पढ़ा है, तो जो लास्ट आपका जो टायर होता है, पहला हो जाता है मेजर हेड, दूसरा होता है सब मेजर हेड, तीसरा होता है माइनर हेड, चौथा होता है सब माइनर हेड या सब हेड जिसको बोलते हैं, फिर पांचवा होता है डिटेल्ड हेड, और छठा होता है ऑब्जेक्ट हेड। ऑब्जेक्ट हेड, ऑब्जेक्ट हेड को ही प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहते हैं। मतलब जो शुरुआत होगी पढ़ाई की, जैसे प्राइमरी से पढ़ाई शुरू होती है ना, प्राइमरी मतलब जो पैसा खर्च होगा एक्चुअल में खर्चा होके यही पता चलता है कि इसी हेड में, जैसे सैलरी का हेड है जी, वेजेस का हेड है जी, या किस चीज का हेड है। खर्चा तो समझ में आ गया कि भाई मान लो मुझे 2210 मेजर हेड में खर्च करना है, तो 2210 मेजर हेड हमारा मेडिकल का है, या हमें एजुकेशन पे खर्च करना है 2202 में करना है, तो ये एजुकेशन पे है। तो एजुकेशन में किस चीज के लिए खर्चा है, जो टीचर है उनकी सैलरी के लिए खर्च कर रहे हो, या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई टॉयलेट बना रहे हैं बच्चों के लिए, या बुक्स के लिए खर्च कर रहे हो, या उनको कंप्यूटर इंटरनेट दे रहे हो उस पर खर्च कर रहे हो। ये अलग अलग हो गया ना, लास्ट में आके ऑब्जेक्ट सबका अलग अलग हो गया। इसी को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो वो कहाँ पे लिखा है, वो वाली बात रूल नंबर 8 में लिखा है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के भाई सैलरी पे खर्च करोगे ना तो इतना ही खर्च करोगे, मैंने बता दिया आपको कि सैलरी वाला ये होगा। अब ये मान लो पोस्टेज खर्चा करना है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, हर सरकारी डिपार्टमेंट में पोस्टेज का खर्चा होता है भाई। सर्विस बुक जाएगी या कोई मार्कशीट जाएगी या कॉपी जाएगी चेक करने के लिए, तो पोस्ट के थ्रू जाएगी तो उस पर पोस्ट का खर्चा लगेगा, या कोई डाक आएगी डाक जाएगी, पैसा उस पर लगाना होगा, टिकट लगा के भेजेंगे, तो वो सारा पैसा खर्च होगा। तो वो कहाँ पे होगा, ये नहीं कि सैलरी वाले से काट के पोस्टेज स्टैंप पे लगा दो, नहीं, सबका अलग अलग पैसा डिटेल होके आया हुआ है। तो वही कह रहा है कि वो कहाँ पे लिखा है कि किसका पास कितने पावर होगा खर्च करने के लिए। स्टेशनरी पे खर्च करना है तो कितना कौन आदमी, प्रिंसिपल जो होगा उस स्कूल का या कॉलेज का, वो कितने तक खर्चा कर सकता है, या उससे बड़े DYOS ऑफिस वाले होंगे या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर होगा, वो किस लेवल तक खर्च कर सकता है। तो वो ही सभी का पैसा खर्च करने का लेबल के बारे में वो सारा जो रूल बताया जा रहा है, यदि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात होगी तो वो रूल नंबर 8 में होगी। इज इट क्लियर? इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि रीअप्रोप्रिएशन कितने अमाउंट तक को करने का अधिकार किसको होगा। मतलब छोटा अमाउंट किसी को डेलीगेट करना है कि भाई मेरा पैसा बच रहा है, मैं इस पैसे को खर्च नहीं कर पाऊंगा, फिनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, इस पैसे को मैं देना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ, तो उस पैसे को फिर दूसरा जो स्कूल कॉलेज जो पैसा मांग रहा होगा उसको रीअप्रोप्रिएशन करके दे दिया जाएगा। रीअप्रोप्रिएशन मतलब बजट नया नहीं बना, जो पैसा बच गया उसी में से देखा जाएगा कि पोस्टेज का पैसा बचा है, या सैलरी का पैसा बचा है, या टूर का पैसा, TD का पैसा, TD मतलब जो
टूर पे जाते हैं, वहां पे टीए लगता है, वो वाली बात है। उसका पैसा है, किसका पैसा है? मेडिकल का पैसा था, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हेड में ही आके सारा डिसाइड होना है। और बचा है किस हेड में बचा है? पोस्टेज वाले हेड में बचा है, कि टूर टीडी के हेड में बचा है, या मेडिकल वाले हेड में बचा है, या टेबल फाइन एडवांस के, या फेस्टिवल एडवांस के, किस हेड में बचा है पैसा? उसी के पैसे को रीअप्रोप्रिएशन कितने अमाउंट तक कौन सा ऑफिसर कर सकता है, उसके लिए रूल नंबर 10 में बताया गया है। ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ फंड का रूल नंबर 9 में बताया गया है। सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सा ऑफिसर किस नियम तक के खर्च कर सकता है। मतलब किसी को मान लो कोई एनपीएस वाला एम्प्लॉय है, उसको उसका कोई मान लो पैसा निकालना हो टायर 1 से या टायर 2 से, जैसा भी होगा, तो उसके सैंक्शन करने के लिए किसके पास अथॉरिटी है? वही सारा सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर या कोई भी इसमें से जो रूल बनाया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, उसी पे अनुसार। तो आपसे क्वेश्चन यही एक दो पूछता है, इसमें रूल नंबर पूछता है तो कि रेजिडुअल फाइनेंशियल पावर्स का रूल नंबर क्या है, वह या कोई भी पावर किसी में निहित नहीं है तो किसके पास वेस्ट मानी जाएगी? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास मैनेजेबल। कौन से रूल में लिखा है? तो नया वाला रूल तो 2024 वाला, उसमें 6 नंबर पे लिखा है, और पुराना वाला रूल है उसको रूल नंबर 5 पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला रेजिडुअरी फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अलग अलग है, ये एक बार दोनों को कंपैरिजन कर लेना। कौन सा पूछेगा हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है, तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, थोड़ा सा अपडेट और रिजल्ट बदल गए हैं, रूल नंबर बदल गए हैं। तो दोनों ही देख लेना, क्या दिक्कत है आपको? बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, कॉन्फिडेंस लेकिन लंबा चौड़ा बन जाएगा यदि आप। बोलो बच्चे, सुपीत, सुपीत बोलो बच्चे। हाँ, हाँ, but you prepare for both new and old also, because as per their syllabus, earlier it was 1978 only. This syllabus was designed in year 2022. So during that period, 2024 was not issued. So you should have means at least 1 day extra study you have to do, but comfortability will be more. Otherwise, you may have always in doubt. You feel risk whether if I prepared 1978, then you will feel like confidence that I have not prepared 2024. But this is not a big book. Whatever I'm covering, that much only area is covered in the exams. 4 5 question will be asked, and like this question will be there will be raised. Okay बच्चे? ठीक है बच्चे, बाय। हाँ बोलो, आप बोलो मंजीत जी, बोलो कुछ पूछना बच्चे आपने भी। नहीं, हम लिख देते हैं ना कि ये कोई हेड नहीं करता है, कोई हेड नहीं करता है। वो स्टेट वाला अपना बनाएगा तो बोलेगा ही कि मैं 2202 एजुकेशन कर रहा हूँ, इस स्टेट का बनाया हूँ। वो स्टेट का नाम पहले होगा उसके फिनांस अकाउंट्स में, प्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, स्टेट के नाम के बाद वो चले। समझे? हाँ, और कुछ जो हेड होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे आपका बोल दिया है कि ये हेड जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करेगा। जैसे मान लो बोल दिया कि जो इनकम टैक्स होगा 0021, तो ये जो हेड यूज करेगा ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करेगा। बोला फिर इनकम टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट वाला काटता है, वो कहाँ पे जमा करेगा? उसको बोलेगा आप यहाँ पे रख लो, इस हेड में पैसा जमा करो, 8658 में, 8658 में, और यहाँ से पैसा सस्पेंस में आप रखो, सारा कलेक्ट करो और क्वार्टरली लाके हमको जमा कर दो इसमें 0021 में, बुक एडजस्टमेंट कर दो, बीटी कर दो, बुक ट्रांसफर। आया बच्चे समझ में बात? हाँ, कुछ जो हेड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसको आप स्टेट नहीं यूज करेगा, केवल सेंटर यूज करेगा। बाकी उसके बाद से सब स्टेट वाला जब भी अपना वो पैसा खर्च करे, क्योंकि उनका बजट अलग बनता है, बजट अलग बनता है। क्योंकि हमें सीएफआरए बनाना होता है। सीएफआरए कौन बनाएगा? सीएफआरए बनाएंगे सीएजी। और जो भी फार्म बनते हैं वो फार्म कौन बनाता है, उसकी जवाबदारी किसके पास है या आंसरेबिलिटी किसके पास है? वो सीजीए के पास है। सीजीए ही फार्म को बनाता है, और बनवाते कौन है? प्रेसिडेंट बनवाते हैं।
एडवाइस किससे प्रेसिडेंट मांगते हैं? सीएजी से मांगते हैं। जब ये फॉर्म बना रहे थे सीएजी, तो उसमें ये जो मेजर हेड बनता है, ये मेजर हेड बनाता है सीजीए, मेजर हेड या माइनर हेड। तो 0005 जब बन रहा है, उस समय कोई हेड था नहीं। 0020 सबसे पहला हेड यूज होता था, जिसको कारपोरेट टैक्स के लिए यूज करते हैं, और 0021 इनकम टैक्स के लिए यूज करते हैं। तो जब ये हेड, इससे पहले कहा तो गया था कि 001 से ही शुरुआत हो जाएगी रिसिप्ट हेड की, और 1999 तक ये अपना चलेगा। ठीक है, तो ये सारे खाली है ना, जैसे मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल में बहुत सारे प्लेस खाली छोड़ दिए गए हैं कि भाई नया जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, तो उसका फीचर्स के हिसाब से उसका लोकेशन कर दिया जाएगा। तो जो नहीं यूज हुआ अभी तक खाली है, उसी तरह ये भी अभी तक खाली ही है। अभी भी देखो 001 से लेकर 004 तक कोई भी हेड नहीं है, और 1 जुलाई 2017 से पहले यहाँ पे भी कोई हेड यूज नहीं हो रहा था। तो जो ही मेजर हेड बना होगा, मेजर हेड बनाने के लिए सीजीए ने इनिशिएटिव लिया होगा, और फिर सीएजी से पूछा होगा कि सर मैं कौन सा हेड यूज करूं, क्योंकि ये तो पूरे कंट्री में यूज होना है, किसी स्टेट की तो बात ही नहीं है। और चूंकि सीएफआरए बनाना है सीएजी को, दूसरे किसी को बनाना नहीं, सीजीए को नहीं बनाना है सीएफआरए, यानी सभी स्टेट के फिनांस अकाउंट और सभी स्टेट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और सेंट्रल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी को एक जगह लाके इकट्ठा करना है, एक जगह लाके इकट्ठा करना है। वो कैसे करेगा सीएजी? इसी करने के लिए सारे मेजर हेड को एक जैसा ही रखा गया। बोला देखो भाई, एजुकेशन पे हमारे देश में कितना खर्चा होता है। अब एजुकेशन में 2202 वाला एजुकेशन है, मतलब ये नॉर्मल एजुकेशन, या टेक्निकल एजुकेशन है 2203 वाला। तो पूरे देश में, क्योंकि अभी हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा, 2010 में ये राइट टू एजुकेशन शुरू हुआ, 2010 में बना, जैसे आरटीआई एक्ट 2005 में बना, उसी तरह राइट टू एजुकेशन 2010 में बना, और ये आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत नया जोड़ा गया। तो जितना भी देश में खर्चा होगा, चाहे उड़ीसा में खर्चा हो, वेस्ट बंगाल में खर्चा हो, चाहे यूपी में खर्चा हो, कहीं भी खर्चा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा कर रही हो एजुकेशन में अपने सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट बना के, वो सारा यहाँ पे 2202 में दिखना चाहिए। अब वहां पे स्टेट तो नहीं दिखेगा, स्टेट का पैसा तो है कि ठीक है उड़ीसा ने 2202 में इतना खर्चा किया, यूपी ने इतना खर्चा किया, बंगाल ने, लेकिन टोटल देश ने कितना खर्चा किया, क्योंकि विदेश वाले ही देखने वाले हैं कि कौन आदमी डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहा है, कौन आदमी अपने अपने सिटीजन्स के लिए मेडिकल पे कितना खर्चा कर रहा है, कौन आदमी अपने एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है। इसी से देश की स्थिति मापी जाती है, क्योंकि जितने एजुकेटेड लोग होंगे वो उतना ही वो अच्छा देश माना जाता है, क्योंकि कोई किसी को चीट नहीं कर सकता, सबको पता है, सारे रूल रेगुलेशन सबको पता है, वो एजुकेशन से ही आते हैं। वहां पे वो एजुकेशन चेक करेगा कि कितना खर्चा हुआ। इसीलिए ये स्टेट वाइज हेड अलॉट नहीं हुए हैं, ध्यान में रख के, फ्यूचर को ध्यान में रख के कि भाई जब बनाना ही पड़ेगा, तो अलग अलग जब शेप बन जाएंगे तो वो फिर फिक्स नहीं हो पाएंगे एक जगह लाने में, इसलिए हाँ कोई कोई ब्लैंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये बताया 0021 कोई स्टेट खर्च करेगा ही नहीं, जो भी पैसा भाई आया है इनकम टैक्स से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिखेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना 8658 में दिखाई है और वहां से ट्रांसफर कर दी है। अब आई थिंक कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बच्चे समझ में आ गया है ना, स्टेट वाइज कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका रीजन ये है कि कोई क्वेश्चन जब आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो केस स्टडी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको रेडीमेड एमसीक्यू वाले जो हम याद करते हैं कि भाई अ, जो डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल है वो 1 अगस्त 1978 से शुरू हुआ, ये तो याद करने वाले क्वेश्चन हो गए, ये केस स्टडी क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन आ जाए इसी तरह का कि भाई ये इस आदमी के पास इतने का पावर दिया गया है, लेकिन वो उसमें कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की, तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या कोर्ट में जाएगा, या फिनांस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, या प्रेसिडेंट के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो वो वही वाला चीज है, केस स्टडी आपको है तो क्वेश्चन वही ही, लेकिन छुपा के रास्ता आपको बता नहीं रहा है, घुमा घुमा के, जैसे आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और आपके हाथ में, वो गेम नहीं खेलते हैं कि पट्टी बांध दो आंख पे और फिर बोलो कि ये मटकी कौन फोड़ेगा, ये डंडा चलाएगा यहाँ पे टारगेट पे कौन, वही चीज है। तो केस स्टडी में भी रूल तो छुपा रहेगा, जो आप पढ़े हुए हैं वही, लेकिन वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट घुमा के लाएगा। बने क्वेश्चन को पहले आप खुद समझो, और फिर आंसर जो एबीसीडी दिया रहेगा
उसी में से आपको आंसर को सेलेक्ट करना है। ये भी है, ये नहीं कि आपका एबीसीडी नहीं दिया रहेगा, अपने से आपको आंसर लिखना है, नहीं। जो प्रोबेबिलिटी दी गई है उसी में से आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन रूल को डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट घुमाने को केस स्टडी कहते हैं। तो कभी कभी ये जो आप पढ़े रहेंगे, ये थोड़ी सी नॉलेज आपकी एक्सपेंड रहेगी, तो वो केस स्टडी का क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। अन्यथा मुझे आप लोगों का समय टॉपिक के अलावा कहीं डेविएट करने का कुछ भी इरादा नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको, आपकी आंखें खुली रहें, आपका माइंड एकदम शार्प रहे और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, नया क्वेश्चन भी आ जाए, कभी आपने पढ़ा नहीं है तो भी हैंडल कर सकते हैं अपने पीछे अनुभव के हिसाब से। जैसे मान लो कि आपने साइकिल चलाना सीखा है बच्चे, है ना? साइकिल जब आप चलाना सीख लेते हो तो आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाती है। बैलेंसिंग समझ में आ जाती है तो आपको मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी दो पहिए की गाड़ी होती है। या आपको स्कूटर चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी दो पहिए गाड़ी होती है। जब ये चलाना सीख लेते हैं तो आप कार भी चलाते हैं, तो आपको एक बैलेंस दिमाग में रहता है कि कैसे हमें चलाना है। हालांकि कार 4 चक्के का होगा, ये 2 चक्के पे ही आपने प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब, जो पीछे कुछ हमने सीखा है और नई चीज हमारे सामने आ गई, तो भी हमारी पीछे की जो लर्निंग है वेस्ट नहीं जाएगी, मुझे हेल्प करेगी उसको कम से कम चलाने के लिए। जैसे आपके पास मान लो कोई गाड़ी है, स्कॉर्पियो आपके पास है, या कोई बीएमडब्ल्यू है, ये क्या है, ये आप गाड़ी पे खूब चलाते हो, प्रैक्टिस किए हो, लेकिन कल को कोई जीप आपको मिल जाए महिंद्रा की, जो आपने कभी नहीं चलाया है, ये आपको हेल्प करेगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि भाई गियर मुझे कैसे लगाना होता है, एक्सलेटर कैसे देना होता है, सामने कैसे विजन देखना होता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मीन्स नया क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी आ जाए जो ऑलराउंडर्स ने आपको टच नहीं कराया है, या कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और वो खड़ा हो गया सामने आके, तो यही पीछे की हैबिट्स, पीछे की जो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये काम आ जाएगी और आप क्वेश्चन को करके आओगे। क्योंकि हमने टारगेट क्या दिया है, हमें 100 क्वेश्चन करना है, सेंचुरी से कम किसी भी बंदे को नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे। वो कहाँ से आएगी, वो हिम्मत कहाँ से आएगी? वो यहीं से आएगी कि मैं जानता तो हूँ ना, मुझे सब कुछ आता तो है ना, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो हूँ ना। यहाँ से आपका गुजारा हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। आपको मैं बातों बातों में ही माइंड की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जो क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं भी आता है उसका भी आंसर दे के आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, वो इसी से होगा। ठीक है बच्चे, अगेन कम बैक टू आवर टॉपिक, कि 1978 वाला जो टॉपिक आपका है, जो डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल है, उसके रूल को एक बार, जो इम्पोर्टेंट है मैं टच कर ही देता हूँ, उसको एक बार याद कर लेना, और सिमिल्टेनियसली 2024 वाले को भी याद कर लेना। ठीक है, कुछ इसमें चीजें डेफिनेशन, कभी कभी तो रूल पूछ लेता है, कभी कभी डेफिनेशन से रिलेटेड बातें पूछ लेता है कि भाई इसमें क्या होती हैं, इसमें क्या होता है। जैसे यूनिट ऑफ प्राइमरी अप्रोप्रिएशन किस रूल में लिखा हुआ है, या पूछ लेता है कि रीअप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं। तो रीअप्रोप्रिएशन ऐसे दे देगा कि ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट को क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड बोलते हैं, या डी बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये चीज आप इसका डेफिनेशन में पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से दे देंगे आंसर। ओके, कभी कभी इसको घुमा के पूछ सकता है कि जब हम एक फंड को दूसरे फंड से ट्रांसफर करना चाहते हैं रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू, तो हमें डिटेल्ड हेड के बेस पे करना चाहिए। वो गलत हो जाएगा, डिटेल्ड हेड के बेस में नहीं, क्योंकि आप कह रहा है कि प्राइमरी यूनिट के बेस पे करोगे, और प्राइमरी यूनिट डिटेल्ड हेड को नहीं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, एसओई बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा? जो लास्ट का ऑब्जेक्ट होगा उसी पे होगा। तो ये कभी कभी आपसे ये जो 4-5 पॉइंट रूल्स या डेफिनेशन टाइप दिया है, ये पूछता है। रिजाइडरी पावर ये आपको बता ही दिया कि सारा फाइनेंशियल पावर जो किसी को नहीं दिया गया है, बच गया है, वो बचा हुआ पावर किसके पास है? फिनेंस मिनिस्ट्री के पास है। ये पूछ सकता है इफेक्ट ऑफ सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन किसी चीज का नहीं है तो पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। सैंक्शन मतलब किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन को सैंक्शन कहते हैं। सो नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड अगेंस्ट ए सैंक्शन
unless funds are made available to meet the expenditure or liability by valid appropriation या reappropriation। कोई सैंक्शन आपको मिल गया कि ठीक है इसको पेमेंट करो, लेकिन सैंक्शन मिलने के बाद भी बजट नहीं है तो फिर कैसे पेमेंट करेंगे आप? तो बजट भी आपको देखना है कि फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है। फंड्स अवेलेबल नहीं है तो इनको बोलेंगे जिन्होंने सैंक्शन किया है कि सर आपके पास सैंक्शन करने का पावर है तो आपको फंड मंगाने का भी आपके पास पावर है, आप फंड मंगाइए। कहाँ से फंड मंगाइए? जो भी आपका नेक्स्ट अथॉरिटी है जहां से फंड अवेलेबल इशू होता है वहां से आप फंड मंगाइए। तो दो लोग होते हैं जो फंड को अवेलेबल कराते हैं। एक होता है CAA, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ही तो सारा काम करती है, तो अथॉरिटी को बोलेंगे। अथॉरिटी बोलेगा भाई मेरे से मत बोल, छोटी छोटी बात है, मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको बोल दे। तो यही लोग दो लोगों में से कोई एक फंड अवेलेबल कराने के लिए आगे आएगा। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी अप्रोच करेगी कि भैया आप एडवाइजर हो, आप देखो फंड कहीं से मैनेज करके लाओ, किसी के पास पड़ा हुआ है, रिप्रोप्रिएशन करा दो, कहीं बच रहा होगा असेसमेंट कर लो, किसी का खर्चा नहीं होने वाला तो मेरे पास करवा दो, मेरा काम रुक रहा है। तो ये वाला सिस्टम से सैंक्शन हो जाएगा। प्रोविजंस ऑफ फंड बाय पार्लियामेंट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर, है ना, are presented parliament on behalf of a appropriate ministry or authority concerned. Only after the demands have been voted and the necessary appropriation acts passed by parliament, the amount so authorized become available to the ministry or authority concerned for appropriation या reappropriation to meet sanctioned expenditure। जब पैसे पास हो जाते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट के हिसाब से, 114 आर्टिकल के हिसाब से, तो ही ये यूज करने के लिए होते हैं। नहीं तो आपको बजट दिखा दिया गया कि डिफेंस के लिए इतना खर्चा होने के लिए हमने बजट बनाया है टीवी पे, तो उतना पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ दिखाया गया था लोगों को खुश करने के लिए। मिलेगा कब? जब अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होगा तब। ओके। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं जिसको आप ऑब्जेक्ट हेड बोलते हो, जिसका पैसा ट्रांसफर होना है। ये एग्जांपल कुछ दिया है, सैलरी, वेजेज, DA, ट्रेवलिंग अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स हैं, है ना। ये सब कुछ मेजर हेड वगैरह है। और ये पहले का बच्चा रेट है, ये रेट रिवाइज हो गया है, यही रेट रिवाइज हो गया है। अब चूंकि ये रेट रहा नहीं, मेन तो होता है पैसे की ही बात, और पैसा पुराने रेट का है तो क्वेश्चन इस पे पूछने की संभावना रेट पे तो नहीं बनती है, क्योंकि पीछे का भाड़ा कोई क्यों पूछना चाहे आपसे जब वो भाड़ा लगता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको हम ये रेट वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम नए वाले से रेट पढ़ लेंगे, है ना। और जो नियम पढ़ना होगा कुछ पुराने से पढ़ लेंगे। हालांकि नए में भी वही सेम नियम है, बट रूल नंबर पोजीशन सिर्फ थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें 26 रूल हुआ करते थे 1978 में, और इसमें 21 पर ही आके खत्म हो गया है। ओके, पढ़ लेते हैं। ये बुक ज्यादा लंबी नहीं है बच्चे, एक दिन में ही खत्म हो जानी है। ये पूछ रहा है, हम 1978 पे आ जाते हैं, सॉरी 1978 को रिप्लेस करके हम 2024 वाले रूल को पढ़ने लगते हैं। कब से शुरू हुआ जी? 1 अप्रैल से जी। वो कब से शुरू हुआ था जी? 1 अगस्त से जी, 1 अगस्त 1978 से। ये वाला 1 अप्रैल 2024 से। इसको रिलैक्स कौन कर सकता है, कुछ चेंजेस कौन कर सकता है? मान लो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2024 बन गया, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्स करना है, चीजों को चेंज करना है, तो किसके पास पावर दिया गया है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिलैक्स कर सकते हैं किसी रूल को। डेफिनेशन दिया गया है ये कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, वही सेम डेफिनेशन को भी यहाँ पे किया गया है। लेकिन पूछ सकता है कि अप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ फंड्स टू डिफरे चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इंडिकेटेड वोटेड या चार्ज सेक्शन। इसको इसी 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 बात को लिख दे और बोले कि ये किस चीज के लिए कहा गया है, अप्रोप्रिएशन के लिए कहा जाता है, रीअप्रोप्रिएशन के लिए कहा जाता है, या कोई वर्ड वर्ड डाल दे तो आप पकड़ना इसको। असाइनमेंट मतलब आपको फिक्स कर दिया गया, भैया आप इतना खर्च करने के लिए असाइंड हो। जैसे आपको असाइनमेंट दिया जाता है ना कि भाई ये वाला टेस्ट आपको असाइंड है, ये करके आओ,
तो उसी टेस्ट को आपको करके आना है, दूसरा टेस्ट को नहीं करके आना है। तो असाइनमेंट का वही होता है, पैसे को असाइन कर दिया गया, भाई इतना पैसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को असाइंड है। अब भले ही तोप नहीं चल रहे हैं, सारे इनके तोप खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी रेलवे से पैसा नहीं मांगे, क्योंकि असाइंड तो आपको पैसा इतना ही हुआ था ना। तो हर डिपार्टमेंट को फंड जो असाइंड है कि भाई आपको वोटेड के लिए इतना असाइंड है, आपको चार्ज के लिए इतना असाइंड है, उसी पैसे को आप खर्च करना है, तो उसी को अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वगैरह का ये दिया हुआ है, ये डेफिनेशंस आप पढ़ लेना एक बार, वैसे आप लोगों को बिना पढ़े भी ये चीज समझ में आती है। रूल नंबर 5 कहता है जनरल कंडीशन ऑन पावर्स टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके क्या कंडीशन होंगे, तो बोल रहा है नो अथॉरिटी शैल सैंक्शन एक्सपेंडिचर आर एडवांस विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ finance ministry if it involves the introduction of a new principle or practice likely to lead to increased expenditure in future। कोई ऐसा काम नहीं कर दो जिसमें खर्चा बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाए, तो उसके लिए पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से पूछ लो भैया, नया कोई काम, नया कोई एक्टिविटी ऐसी ना करो जो खर्चा बढ़ता चला जाए हर साल। A subordinate authority shall exercise the power to sanction expenditure subject to any general or special orders or direction which the authority delegating or re-delegating such powers may issue or prescribe from time to time। अब सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, जैसे मान लो एजी ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिसको कंट्रोलिंग अफसर बनाया गया है, वो चाहे तो अपने नीचे वाले को कंट्रोलिंग अफसर बना सकता है, बोला कि तुम सीईओ बन जाओ मेरी जगह पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, सीनियर डीएजी को आपके हिसाब से, तो वो बन जाएगा। तो वो पावर रीडेलीगेट भी हो सकता है, अथॉरिटी ऐसा दिया है तो। माने रेज्यूडरी फाइनेंशियल पावर, ये तो हम लोग पढ़ ही लिया है कि ऑल फाइनेंशियल पावर्स नॉट स्पेसिफिकली delegated to any authority by these rules including creation and abolition of post shall vest in finance ministry। क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट का मतलब होता है कोई नया कोई पोस्ट बनाना हो, या नया संख्या कि भाई इस ऑफिस में इतने लोग अब आएंगे, इनका ये चीज होगा, क्योंकि पैसा खर्च होगा ना, जितने ज्यादा लोगों को भर्ती करोगे उतना उनको सैलरी देना पड़ेगा, उनको उतना क्लेम भरेंगे, उतना उनका खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली किसको बियर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को ही तो बजट बनाना है। तो वो पैसा बिना उनसे पूछे कि भाई देखो मैं नया पोस्ट भर्ती करने वाला हूँ, या नया कोई चीज में शुरू करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, या कोई खत्म भी करने वाला हूँ, एबोलिशन भी नहीं कर सकते किसी पोस्ट का। कि क्यों? क्योंकि पोस्ट का एबोलिशन करने से क्या होगा, वो खर्चा बचेगा। तो खर्चा बचेगा तो इसको नहीं पता चलेगा कि भाई यहाँ से मेरा खर्चा बचने वाला है, तो जब पता चलेगा तो कहीं और जगह पे वो खर्चा लगा लेगी अपना। नहीं तो खर्चा बच जाना भी तो एक तरह से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी ही हो गया। यहाँ पे मैंने 20 लाख रुपया ले जाके बेकार में, या 20 करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपया मैंने पार्क कर दिया, वो पैसा मार्केट में नहीं रहा। मैं सोचा कि इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, पता चला अपने पोस्ट ही खत्म कर दिया, उनको पैसे देने ही नहीं थे। तो न तो मैं मार्केट में उस पैसे को यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया, क्योंकि पैसा एक जगह रुक जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। फिर वो कितने रुपए का इंटरेस्ट का घाटा हो गया या कितना ग्रोथ का घाटा हो गया, वो सब एक तरह से मतलब चीटिंग हो गई, एक तरह से सरकार के साथ धोखा हो गया, लॉस हो गया एक तरह से पैसे का। देखो तो भाई एक पैसा मेरा बैंक में पड़ा रहता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, अब वो पैसा बैंक में नहीं पड़ा है, घर में हमने दीवारों में छुपा के रखे हुए हैं, तो वो पैसे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एक तरह से लॉस तो हो रहा है ना। इसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बोलते हैं। कम से कम बैंक में रख दिए होते घर के बजाय, तो वो 2% 4% जितना भी परसेंट है मिनिमम बढ़ता रहता, या फिक्स कर दिए थे तो 4% 8% जितना भी रेट मिलता बढ़ता। अब तो ये कहीं का नहीं रहा। इसीलिए बोल रहा है कि एबोलिशन भी मत करो, हमें बता दो कि भाई पैसा अब ये पोस्ट ठीक नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा पोस्ट है जो अब नहीं चल रहा है, जैसे मान लो साइक्लो एक होता था, साइक्लो स्टाइल मशीन होती थी, जिसमें आज के डेट में आपका फोटोकॉपी मशीन होती है, उसी तरह पहले साइक्लो स्टाइल मशीन होती थी, पेपर को प्रिंट किया जाता था, मतलब स्टेंसिल काट काट के। अब वो पोस्ट रहा ही नहीं, फिर भी कोई ऑफिस डिपार्टमेंट उस पोस्ट को रखना चाहता है, तो फिर बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि सर ये पैसा हम इस ये पोस्ट हमारा एबोलिश नहीं हुआ है, या इस एबोलिशन हो चुका है, मतलब जो भी
क्रिएशन हो या एबोल्यूशन हो, जिंदा हो या मृत्यु हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उसी के लिए ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रेजिडुअल फाइनेंशियल पावर है, उसको बताना है, उसके बिना परमिशन के आप कोई भी काम नहीं करेंगे, ये बोला है। यदि कहीं पे लिख के नहीं दिया है पहले से तो सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए देखना पड़ता है। ये वाला मैं बताया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बार बार यहाँ दिमाग जा रहा है। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है आपने देख लिया। प्राइमरी यूनिट ऑफ के लिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड्स जो होते हैं उसको लिस्ट एनेक्स्चर 1 में दिया है, जैसे मैं आपको दिखाया था ना, सैलरी वाला, ये वाला, वो वाला। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये तो कई जगह आपको आ गया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में भी आ गया। ये मेजर हेड कैसे आप यूज करते हैं, 4 डिजिट का मेजर हेड होता है, ये वाला मैं आपको याद भी करा दिया हूँ। फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, कई बार एग्जाम में आया है। अब ये नहीं समझ में आप लोगों को आता है कि ये किस बुक से पूछा गया है, क्योंकि एक ही चीज तो घुमा घुमा के कह रहा है ना। ये डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर का क्वेश्चन होता है, या गार का क्वेश्चन होता है, या कभी कभी सीपीडब्ल्यूए में भी चैप्टर नंबर जो आपका 5 है वहां पे अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उसमें भी ये चीज दिया गया है। ये पूछता है कि सब हेड को क्या कहते हैं, स्कीम बोलते हैं। मैंने एक बार सिखाया था ना कि सांप का बच्चा सांप होता है बच्चे, है ना, एस का बच्चा एस, सी सांप करते हैं ना, सु 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 ऐसे जीभ निकाल के। उसी तरह जहां पे एस दिखेगा उसी पे आपका सब हेड मतलब एस ये, और ये स्कीम ये मैं कह रहा हूँ। सांप का बच्चा सांप मतलब सब हेड मतलब स्कीम, ये है। क्लियर? ये डिटेल्ड में सांप का बच्चा सांप नहीं आ रहा है, दो दो बार एसएस हो गया ना, मैं 200 बार एसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही सिंगल एस, तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको जिस तरह याद हो जाता है उस तरह याद करो, याद जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फेवरेट है। और जब एग्जाम में आता है कई बच्चों के ये दिमाग में होता है कि सर मैं ना एबीसीडी देखूंगा ना उसके बाद से मैं तो मार ही दूंगा करेक्ट ऑप्शन, मेरे को याद है। ये धोखा अपने साथ हो बच्चे ऐसे देते हैं। धोखा क्या होता है, आपका बॉन्ड माइंड में कमजोर होता है। आप सोचते हैं कि ये तो मैं कई बार देखा हूं, लेकिन जब वहां पे प्रेशर में जब पड़ता है ना दिमाग पे, जब आदमी का, आप देखे होंगे कई बार आदमी अच्छा बोलता है लेकिन जब उसके पास प्रेशर दे दिया जाता है ना, वो आदमी की बोलती ही बंद हो जाती है, वो फिर कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। और जब एग्जाम दे के बाहर आएगा तब याद आएगा, ओहो ये शायद गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम से पहले गया था तो उसने क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस थे उसके प्रति उसने ठीक से याद नहीं किया था, उसके बॉन्ड अच्छे नहीं थे माइंड में, इसलिए वो प्रेशर माइंड में पड़ा, वो भूल गए, बॉन्ड टुकड़े टुकड़े हो गए। ये यही होता है, यही पे पूछेगा आपको कि सब स्कीम को क्या कहते हैं, सब स्कीम को क्या कहते हैं, सब हेड कहते हैं, डिटेल्ड हेड कहते हैं, ऑब्जेक्ट हेड कहते हैं, या सब मेजर हेड कहते हैं। यदि आपने स्ट्रांग बना के गया होगा कि सांप का बच्चा ही केवल सांप है, तो बाकी चीजों को आपको रोक लेगा गलती होने से, ये याद रहेगा। तो सब हेड मीन्स स्कीम। और इसमें मेजर हेड और प्रोग्राम वाले में भी बार बार कंफ्यूजन करता है आप लोगों को एग्जाम में। मेजर हेड होता है फंक्शन, फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, शादी विवाह को फंक्शन कहते हैं मेजर में। और बच्चों को माइनर हेड बोलते हैं। बच्चे होते हैं ना स्कूल में, उनका प्रोग्राम होता है, उनमें फंक्शन नहीं हो, स्कूल में प्रोग्राम है जी मैं जा रहा हूँ, तो प्रोग्राम में बच्चों का, माइनर मतलब छोटे बच्चे, माइनर का प्रोग्राम होता है, बड़ों का फंक्शन होता है। तो ये याद करो, या इसके अलावा जैसे भी आपकी बुद्धि में ये बात बैठती है, क्योंकि हर आदमी के जीवन का अनुभव अलग अलग होता है, तो याद करने के लिए जो आपके अनुभव से जुड़ सकता है उन चीजों को जोड़ के याद कर लो। ये क्वेश्चन तो बच्चे आपका फेवरेट है एसएएस का, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन में उनको डालना ही है, तो ये एक बार आप याद कर लो। इसी को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। किसको? ऑब्जेक्ट हेड को। या तो ऑब्जेक्ट हेड नाम रखेंगे, जैसे होता है ना आपका आपका नाम, मेन जो नाम होता है स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में किसी दूसरे नाम से जानते हैं, घर में आपको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको निक नेम या एलियास कहते हैं, या फिर फ्रेंडों के बीच में आपका नाम कोई तीसरा होता है आप एक ही, उसी तरह घुमा घुमा के चीजों को पूछते रहता है। या तो यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन वर्ड डाल देगा, या ऑब्जेक्ट डाल देगा, या एसओई डाल देगा, या कुछ ऐसे डाल देगा। जब हमने आपको एक लिस्ट बना के जो ऑलराउंडर्स का जो एक नहीं बना है, जिसमें सारा मेजर हेड, माइनर हेड या अकाउंट्स के पार्ट लिखे हैं सब एक ही पेज पे, उसमें सारा इन लोगों का जो सब नाम हो सकता है उसमें लिख के दिया गया है। तो वहां से एक बार याद कर लो, वही सारी चीजें, इसमें नथिंग न्यू, कोई नया अलग से नहीं है।
अब क्या इसमें हो सकता है 1978 के अलावा जो 2024 से यदि क्वेश्चन आए तो नो एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएशन शैल बी मेड टू एनी वर्क टू कवर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर ऑथराइज्ड फाइनेंशियल लिमिट बियॉन्ड 20%। ये था। नॉर्मली मानते हैं कि 10% का आगे पीछे खर्चा हो सकता है। जैसे आपको इस्टीमेट क्या बनाया, क्योंकि जब भी आपका बजट बनता है वो इस्टीमेट का बनता है। इस्टीमेट का मुझे पता नहीं है भाई आम कितने रुपए किलो है, हो सकता है 100 रुपए किलो हमने जब बजट बनाया तो हो सकता है बाद में 110 रुपए किलो हो, या मार्केट में ज्यादा आम आने लगे तो हो सकता है कम हो जाए तो 90 रुपए का हो जाए। तो प्लस माइनस 10% का हमेशा आपको गुंजाइश बनी रहती है, इसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है नहीं, अब 20% तक हम आपको मानते हैं। सिर्फ सिर्फ इस पर्पज के लिए कह रहा है बच्चे, ये सब जगह यूज नहीं करना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर कह रहा है कि अभी मैं आपको अलाउ 20% तक का कह रहा हूँ। नो एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएशन शैल बी मेड टू एनी वर्क टू कवर एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर अथराइज्ड फाइनेंशियल लिमिट बियॉन्ड 20%। यानी किसी आदमी को पावर दिया गया है कि आप 3,000 रुपया तक खर्चा कर सकते हैं। तो कह रहा है किसी सिचुएशन में गलती यदि हो जाती है तो 20% तक खर्चा कर सकता है। यानी 60 रुपया 303 ये 3600 रुपए तक का यदि खर्चा कर लेता है तो भी हम उसको सजा नहीं देंगे, पेनाल्टी फाइन या उस पर रिमार्क्स नहीं देंगे। 20% तक उसने लिमिट को अलाउ कर दिया। ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, तुम मेरी प्रिपरेशन कराना है, वापस पैसे कराने हैं, उसमें देना है दूसरे को, तो तुम दे दो, तुम 3600 रुपए तक का दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पर्पज के लिए सिर्फ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर की लिमिट की बात कर रहा है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ जाए तो कितना लिमिट के ऊपर जा सकता है पानी। जैसे होता है ना, खतरे के निशान से ऊपर पानी कितना तक बहे तो भी खतरा नहीं मानते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी रेड जलने के बावजूद भी आप गाड़ी को थोड़ा और चला लेते हैं, तो कितना मैक्सिमम चला सकते हैं वही कह रहा है। 20% से ज्यादा नहीं उसको ले जाओ, नहीं तो खतरा बढ़ेगा। फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने बजट को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया, और फिर सीएजी आपके पास ऑडिट में रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये पढ़ के रहे, सीएजी के स्टाफ क्यों पढ़ रहा है? ऑडिट के लिए। कोई भी बंदा, कोई भी डिपार्टमेंट यदि इससे ऊपर जा रहा है तो बोलेंगे कि आपके कंप्लायंस नहीं हुआ, जो ऑर्डर थे उसके अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। इसलिए सीएजी के एग्जाम से में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका रेट लिस्ट है बच्चे। मॉनेटरी लिमिट फॉर रीअप्रोप्रिएशन पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स को इस इन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा कर सकते हैं, कौन सा हेड में कह रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस में या अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंसेस में 2 करोड़ रुपया तक के पावर खर्च करने का किसके पास पावर है? उस मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है, वो 2 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं। इसी तरह माइनर वर्क के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज, रिवार्ड, लीव, ट्रेवल कंसेशन, इसके लिए कितना? 5 करोड़ का। नॉन इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि वो आदमी आपके स्ट्रेंथ पे है। जैसे आपके ऑफिस में है कि इतने एमटीएस होंगे, इतने आपके क्लर्क होंगे या इतने ऑफिसर्स होंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट होता है। या आपके ऑफिस में जैसे मिलिट्री में होता है कि इनके पास घोड़े होते हैं या उनके पास ऊंट होते हैं, है ना। रेगिस्तान में जहाज बोलते हैं ऊंट को, है ना, कि वो दौड़ेंगे। उनके यहाँ आप कार वहां पे दौड़ाओगे या जीप दौड़ाओगे तो वो नहीं चल पाएगी, वहां ऊंट ही रखना पड़ेगा। तो वो इस्टेब्लिशमेंट में ऊंट भी आता है। मतलब जवान वहां पे कितने होंगे, सैनिक अफसर कितने होंगे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऊंट भी इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। कहीं पे हॉर्स पहाड़ों पे चढ़ना हो, खच्चर चढ़ाने होते हैं, तो वहां पे कोई गाड़ी नहीं चढ़ेगी, तो वो भी ऊंट भी इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, खच्चर भी इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, घोड़े भी इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन कई चीजें इस्टेब्लिशमेंट में नहीं होंगी। जैसे मान लो आपका एमटीएस जो सरकारी भर्ती हुए हैं, वो तो एमटीएस आपके इस्टेब्लिशमेंट में ऑफिस में आएंगे, लेकिन आपने प्राइवेट एमटीएस हायर किए हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएंगे, नॉन इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टाफ समझ लो, स्टाफ चाहे वो आदमी का स्टाफ हो या जानवर का स्टाफ हो, ये स्टाफ में नहीं आएंगे। इनको हो सकता है कैजुअल कैजुअल की तरह आपने 2 महीना, 10 महीना, 9 महीना, 11 महीना, जितना दिन के लिए हायर किया है, फिर बाद में उनको ब्रेक करके फिर हायर कर लो। तो उस तरह के बोल रहा है कि नॉन इस्टेब्लिशमेंट में कोई खर्चे करने हैं तो वो 15 करोड़ रुपए तक का
खर्च कर सकते हैं, किस लेवल पे, ये बताया है। आपको याद नहीं करना है बच्चे, याद करके आपका समय बहुत नुकसान जाएगा। बस एक आइडिया ले लेना है कि कभी पढ़ा हुआ, कभी जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, अन्यथा आपको याद वाद करके, ये सारा रेट दिया हुआ है, मत याद करो, याद करके दिमाग में बैठाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आइडिया एक बार आंख से गुजरा रहेगा तो वो फिगर कुछ समझ में आएगा तो लिख लेंगे। इररिकवरेबल लॉसेज ऑफ स्टोर्स या पब्लिक मनी, अथॉरिटीज की कौन है, इसमें कह क्या रहा है कि हेडिंग इसका पढ़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज टू राइट ऑफ लॉसेस, राइट ऑफ करने का पावर। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको माफ कर देना, जैसे मान लो किसी कोई डिसीज्ड हो गया, किसी का किसी एम्प्लॉइज का डेथ हो गया, लेकिन उसकी फैमिली को सरकार बोलती है कि ठीक है, अभी इसका अभी पेंशन या इसका ग्रेच्युटी अभी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको फ्यूनरल करना है तुरंत, 50,000 रुपए का इसको, या 50 या 1,000, जितना भी लिमिट बनाई होगी उतना रुपया इसको तुरंत इसको दे दिया जाए, ताकि इसका फ्यूनरल हो सके, इसके घर में कम से कम चूल्हा चक्की का काम हो सके, जब तक पैसे नहीं मिल रहे हैं तब तक। अब ये पैसा बाद में रिकवरी नहीं हो रहा है, वो फैमिली नहीं दे पा रही है किसी भी तरह से, तो वो क्या होगा, राइट ऑफ किया जाएगा। भाई ये रिकवरी नहीं हो पा रही है, सरकार इसको माफ करे। राइट ऑफ का मतलब किताबों से खत्म कर दो, राइट, लिख दो ऑर्डर, भाई अब ये लोन आउटस्टैंडिंग सरकार का नहीं माना जाएगा, खत्म कर दिया गया। तो वो आदमी किसके पास पावर है, क्योंकि राइट ऑफ नहीं कर सकते ना, सरकार का पैसा क्यों कोई रिकवरी नहीं कराएगा। लेकिन किसी सिचुएशन में अनअवॉइडेबल है, या सारा कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा है रिकवर, तो फिर राइट ऑफ करना होता है। किताबों में बहुत साल तक आउटस्टैंडिंग नहीं रखेंगे। तो कौन सा ऑफिसर के पास कितने राइट ऑफ करने का अधिकार है, वो यहाँ पे बताया गया है, उसी की अथॉरिटी दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, मॉनेटरी लिमिट अप टू विच द लॉस में बी रिटेन ऑफ इन ईच केस, एक एक केस के लिए कितना लॉस कर सकते हैं, 5 लाख का लॉस को, जो स्टोर के लिए किसी चीज में हुआ है, मतलब किताब लेके कोई भाग गया, या कोई कंप्यूटर टूट फूट गया, या कोई स्टोर में जो भी चीजें कोई कहीं से खरीदी गई थी वो यूज के लिए, बाकी वहीं से चोरी हो गई, कुछ हो गई, चाहे थ्रेट थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, पानी ही पूरा गिर गया उस कंप्यूटर जहां रखे थे स्टोर में, और सभी कंप्यूटर के में वो उसका सेटअप ही खराब हो गया, स्क्रीन ही खराब हो गई, या फिर पूरा उसका एसएमपीएस ही चलना बंद कर दिया, सिस्टम ही शॉर्ट सर्किट, मदरबोर्ड खराब हो गई, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, तो नेग्लिजेंस हुआ उस स्टोर कीपर का, उसके चलते ये हो गया, उस जगह पे नहीं रखना चाहिए था, उसको सेफ्टी में रखना चाहिए था। तो ऐसे 5 लाख का यदि लॉस हुआ है, वो बंदा दे नहीं पा रहा है, तो उसमें 5 लाख तक का राइट ऑफ हो सकता है। या अदर केस जो थेफ्ट या फ्रॉड नेग्लिजेंस के नहीं हुए हैं, ऐसे ही आग लग गई, या ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें किसी व्यक्ति को नहीं दोषी मान रहे हैं, तो उस तरह की अदर केसेस के लिए है आपको 50 लाख रुपए का। ठीक है बच्चे। फिर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यूटी वालों के लिए 2 लाख का, और फिर 5 लाख का, इसके बदले में 2 और इसके 50 के बदले में 5, ऐसे दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू इररिकवरेबल लोन या एडवांस किसी को दिया था, कंप्यूटर लोन दिया था, या हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन दिया था, या कुछ इस तरह की जो रिकवरी नहीं हो पा रही है, बंदा भाग गया या मर गया, या कुछ भी राइट ऑफ उसको करना पड़ गया, तो कहाँ तक कर सकते हैं, तो फुल पावर टू राइट ऑफ लॉसेस ऑफ इररिकवरेबल रेवेन्यू, जो रिकवरेबल कितने भी अमाउंट का हो, रिकवरी नहीं हो सकती है तो उसको माफ करोगे। और फिर दूसरे केस में जो रिकवरी हो सकती थी लेकिन आधा हुआ आधा नहीं हुआ, तो कितने अमाउंट तक हम राइट ऑफ करा सकते हैं, 5 लाख तक, ये दिया हुआ है। तो ये फिगर अब 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख, इसी राउंड फिगर में अब आने वाली है। एक बार देख लेना, पहले ये हजारों में हुआ करती थी, अब ये लाखों में, करोड़ों में होने लगी है। आप इसको अपने तरफ से एक बार देख लेना, बस इससे ज्यादा इसमें टू मच रेट को याद करने के लिए मैं इम्फेसाइज नहीं करूंगा। एक दो क्वेश्चन छोड़ो भी ऐसे ही, नहीं तो बहुत सारी जो याद करने वाली चीजें उसमें। और ये एनेक्चर दिया, बस इतना ही था, इसमें ज्यादा नहीं है बच्चे। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर छोटी किताब है, बस ये एनेक्चर्स दिए हैं कि जब भी आप राइट ऑफ करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट छोड़ोगे, कौन से वाले, सैलरी किस में होती है, सैलरी किसको कहते हैं, तो वो बोल रहा है कि FR 921, जब हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल रूल्स वाली किताब, उसमें ये आएगा, ये रूल नंबर 9 में, FR में
ये चीज कही गई है सैलरी से रिलेटेड। तो यही बोल रहा है सैलरी किसको कहेंगे, इट विल इंक्लूड पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज डिफाइंड इन अंडर फाइनेंशियल रूल 9 सब रूल 21, ऑनरेरियम टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड स्टाइपेंड टू इंटर्न्स। जो नए नए भर्ती होते हैं अभी प्रैक्टिस उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और पैसा भी देना है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं अभी वो डॉक्टर पूरी तरह से वो नहीं हुए, उनको इंटर्न्स के लिए पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा भी सैलरी हेड से ही जाएगा। वो ये सब सारी चीजें कर रहा है। या स्टाइपेंड जैसे कोई इंजीनियर भर्ती होते हैं नया नया अभी वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से स्कॉलरशिप जैसा पैसा देते हैं, तो स्टाइपेंड अमाउंट होता है। या फिर कोई ऑनरेरियम देते हैं कि भाई आप इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, तो उस हिसाब से ये सारी की सारी सैलरी हेड में पैसा काउंट होगा। फिर ये कह रहा है वेजेज हेड में क्या होगा, इट विल इंक्लूड वेजेज ऑफ लेबर्स एंड स्टाफ एट प्रेजेंट पेड आउट ऑफ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी फंड जो होता है, जो आपने पढ़ा था वहां पे कि कंटीजेंसी के लिए कौन कौन से 5 तरह की कंटीजेंसी होंगी, तो उसी में वेजेज के लिए भी आपने लोगों को लाया है, सफाई कर्मचारियों को लगाया हुआ है, लेबर को, तो उन तरह को जो पैसा जो कंटीजेंसी से दिया जाएगा वो सैलरी नहीं कहलाएगी, वो वेजेज कहलाएगा, है ना। फिर इसी तरह कोई रिवार्ड आप दे रहे हैं, भाई कोई हिंदी प्रतियोगिता हुई या क्या हुआ उसके लिए कुछ पैसा देना है, तो वो रिवार्ड में जाएगा, ना तो वो सैलरी है ना वेजेज है। तो ये सारे के सारे जो हेड हैं, ऑब्जेक्ट हेड जो दो दो डिजिट के होते हैं, वही लिखा गया है कि 01 इसको कहना, 02 इसको कहना, 05 रिवार्ड को कहना, ऐसे कह रहा है बच्चे, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट को करा, क्योंकि लास्ट में आपका बनने वाला है ऑब्जेक्ट हेड जिसपे आप रीअप्रोप्रिएशन के लिए यूज करेंगे, है ना। चाहे वो कोई भी ऑफिस का एक्सपेंसेस, किसी को आप इलेक्ट्रिशियन को या डाटा एंट्री ऑपरेशन को के लिए आपने हायर किया बाहर से कुछ काम कराने के लिए, या ये आपने पढ़ा था रेंट रेट टैक्स एंड लैंड बिल्डिंग वाला, आपको याद होगा रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल वाला, जो हम गार का पढ़ रहे थे रूल नंबर 72 से 74 तक, उसमें यही सारी चीजें कही गई थी ना, कि कब कौन सा हेड यूज करेंगे, नॉन रेजिडेंशियल के लिए रेंट देंगे तो क्या हेड यूज करेंगे, ये सारी वही बता रहा है लास्ट। तो इसको याद नहीं करना है, बस एक बार किताब को अपनी आंखों से जरूर चला लेना चाहिए, ताकि मन कहेगा ना, क्योंकि मन के ही जीते जीत है, मन के हारे हार। जो बंदा एग्जाम में मन से हार जाता है वो पेपर ठीक नहीं देता है, और जो मन से जीत के जाता है वो पेपर जीत के आता है। तो मन कैसे किसको अलाउ करता है, मन झूठा नहीं बोलता है, मन कहता है तुमने पढ़ा नहीं है उस किताब को, तो हमेशा डराता रहेगा कि देखा ही नहीं है, तो एक भी बार भी नहीं देखा है। तो एक बार मन से उसको दिखा दो, भले 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन उसको दिखा दो कि भैया इतना ही था डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, और मैंने सारा देखा हुआ है, अपेंडिसेस तक देखा हुआ है, ये सब आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये तो चिट्ठी लिख के बताया गया है कि ये न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस को आपको कितना खर्चा करना है, नहीं करना है, रोक के रखना है, ये सारी चीजें बताया गया है ना। 115 1A जो न्यू सर्विसेज के लिए बोलता है कि जब तक पैसा आपको नहीं मिलता है तब तक खर्च नहीं करना है ना। 115 नंबर आर्टिकल, 116 नंबर आर्टिकल, 114 नंबर आर्टिकल, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, और ये सारी कहीं ना कहीं आपको बार बार टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं आएगी। बस तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जो नया जो किताब है, ये आपको मिल भी गया होगा, ग्रुप में डाला है, एक बार देख लेना, आज ही देख के इसको खत्म कर लेना, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। जो आ गया समझ में वो अच्छा है, जो नहीं आया वो भी अच्छा है, कोई लिमिट हमको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी लिमिट मिनिस्टर्स ऑफिस इन द बंगलो में रहेगा तो उसको कितना वंस ड्यूरिंग ए टेनवर में उसको 3.5 लाख रुपया फर्नीचर वगैरह के लिए मिलेगा, 1,75,000 इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस लगाने के लिए मिलेगा। ये सब मत याद करो, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाने वाले को भी इतना फुर्सत नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए इतना डीप में ले जाके छोड़ेगा क्वेश्चन। कर दिया तो करे, हम उससे ज्यादा अपने को अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे, एक एक रुपए एक हिसाब किताब नहीं देखेंगे, ठीक है। और ये पुराने वाले रेट्स थे जो आपको ऑलराउंडर्स के नोट्स में छाप के दिए गए हैं। ये जो चीज हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे वो चीज यहाँ पे भी है। तो जो नई चीज ऐड हुआ है नॉर्मली वो रेट ही हुआ है, और बस इतने में से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको ज्यादा इस पे नहीं करना है, ठीक है बच्चे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कल की जो टेस्ट होगी वो हर दिन आपको टेस्ट अलॉट हो रहे हैं, है ना। जो बच्चे डेली का डेली अपना पढ़ाई कर ले रहे हैं वो बच्चे कुछ डेली टेस्ट भी दे रहे हैं। जो बच्चों को मान लो अपना ऑफिस में बिजी हैं, वो काम नहीं